Hello everyone, welcome to EduChants. We are with another video of CTET Set 4. We are discussing most probable MCQs and this is for your CDP paper 1 as well as paper 2, and we have already discussed 3 sets with 60 MCQs. You can watch it in our playlist, and this class is prepared by me. If you are new to this platform, you can subscribe the channel and join our Telegram group so that you can get every update regarding that. So without wasting time, let us start the video. Okay, now the 61st question, as we have already discussed 60 questions, where we starting with 61st question. According to Alport's trait approach, if a person is having a distinct quality of motivating others, they are categorized under. एल्पोर्ट का जो ट्रेट अप्रोच है पर्सनालिटी का, उसके हिसाब से अगर किसी पर्सन में, अगर किसी इंसान में मोटिवेट करने का, प्रेरणा देने का एक अच्छा क्वालिटी है जो किसी में, सब में नहीं होता है, उसमें मोटिवेशन, जैसे होता है ना मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो प्रेरणा देते हैं, तो वैसा कोई है तो उन लोगों को किस कैटेगरी में हम डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एल्पोर्ट्स पर्सनालिटी ट्रेट अप्रोच? कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट, सेकेंडरी ट्रेट, बोथ बी एंड सी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डेफिनेटली आंसर हो जाएगा आपका कार्डिनल ट्रेट। अब कार्डिनल ट्रेट क्या होता है? कार्डिनल ट्रेट मतलब स्पेशल क्वालिटीज, ठीक है, स्पेशल क्वालिटीज जिनमें कुछ स्पेशल होता है, जैसे मोटिवेशन करना, ठीक है, जैसे क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं जो कि स्पेशल क्वालिटी उनमें होता है, ठीक है, डांसर्स होते हैं माइकल जैक्सन, उनमें स्पेशल क्वालिटीज है, जैसे कि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन शकुंतला देवी, उनमें स्पेशल क्वालिटीज है। तो जिनके पास कुछ स्पेशल क्वालिटी है जो सबके अंदर नहीं होता है, कॉमन नहीं होता है, वो स्पेशल होता है, स्पेसिफिक होता है, उसको कार्डिनल ट्रेट बोला जाता है। सेंट्रल ट्रेट होता है कॉमन ट्रेट्स, कॉमन ट्रेट जो आप में है, हम में है, सब में है कॉमन, ठीक है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कैलकुलेशन करना, सिंपल कैलकुलेशन करना, बातें करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है, तो ये सब सबके अंदर होता है, कॉमन होता है। सेकेंडरी ट्रेट होता है सिचुएशनल, ये होता है सिचुएशनल, सेकेंडरी ट्रेट सिचुएशनल होता है, सिचुएशन के हिसाब से कौन सा सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करते हो, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ट्रेट, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? स्पेशल, ठीक है, मोटिवेशन एक स्पेशल ट्रेट मतलब ट्रेट है, इसलिए इसको कार्डिनल ट्रेट बोला जाता है। नेक्स्ट है, at which stage of psychoanalytic theory of Sigmund Freud does Oedipus and Electra complex develop? बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है साइको एनालिटिक थ्योरी, इसको साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी बोला जाता है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी बोला जाता है, ठीक है। तो जो ये साइको एनालिसिस या फिर साइकोसेक्सुअल थ्योरी के जनक कौन है, किसने इस थ्योरी को प्रपोज किया था? सिगमंड फ्रॉइड ने किया था। और इनके जो स्टेजेस हैं, ठीक है, उनके स्टेजेस के हिसाब से दो कॉम्प्लेक्स डेवलप होते हैं, यानी यहाँ पे दो प्रकार के मतलब चीजें डेवलप होती हैं जिनको हम ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये किस स्टेज में डेवलप होता है? ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज और लेटेंस स्टेज। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फैलिक स्टेज। वेरी गुड। फैलिक स्टेज क्या होता है? बेसिकली फैलिक स्टेज में होता क्या है, इस स्टेज में दो प्रकार के आपके कॉम्प्लेक्स डेवलप होते हैं, एक होता है ओडिपस, एक होता है इलेक्ट्रा। ओडिपस में क्या होता है कि जो मेल होते हैं, ठीक है, मेल यानी जो बॉयज होते हैं या फिर अगर मान लीजिए जो बेटे होते हैं, मेल चाइल्ड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मदर, ठीक है, ठीक है, यानी इनका मानना यह है कि जो बॉयज होते हैं वो अपने माँ के साथ ज्यादा अटैच्ड होते हैं, और जो गर्ल्स होते हैं यानी जो फीमेल होते हैं, गर्ल्स जो होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फादर, ठीक है, गर्ल्स जो होते हैं दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फादर, यानी जो अटैचमेंट है बॉयज टू मदर, गर्ल्स टू फादर। ऑडिपस बॉयज टू मदर, इलेक्ट्रा गर्ल्स टू फादर। क्लियर है? ऑडिपस और इलेक्ट्रा के बीच में जो डिफरेंस है उसको आप अच्छे से देखिएगा। ये कभी कभी ऑडिपस पूछ लेता है व्हाट इज ऑडिपस, व्हाट इज इलेक्ट्रा, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? देखिए आप सीडीपी पढ़ रहे हो, ठीक है, और सीडीपी में पेडागोगी में
ये जो भी आप पढ़ रहे हो जो ज़्यादातर है आपका साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के कौन फादर है? जीबी वॉटसन, जॉन पियाजे, ईएल थॉर्नडाइक, विल्हेम वुंड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डेफिनेटली ईएल थॉर्नडाइक। ईएल थॉर्नडाइक है एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर। अगर पूछता सिर्फ साइकोलॉजी का फादर तो विल्हेम वुंड हो जाता। ठीक है। जॉन पियाजे ने कॉन्स्ट्रक्टिविज्म दिया है, जेबी वॉटसन ने बिहेवियरिज्म दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। A type of defense mechanism by which an individual devises socially acceptable reasons for some socially unacceptable act or opinion, belief, faith, etc. is called। एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म। आपने पढ़ा होगा कैसे हम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं, यानी खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जब कोई प्रॉब्लम आता है तो खुद को कैसे बचाते हैं उसको हम डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म में एक इंसान है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल रीजन दे रहा है, यानी कि कुछ गलत कर रहा है, अनएक्सेप्टेबल, सोशली अनएक्सेप्टेबल, यानी जिसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, ऐसा कोई काम वो कर दिया है, लेकिन अब वो उसका रीजन दे रहा है कि जो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग कि वो बोलते हैं कि कुछ क्राइम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई किसी का मर्डर कर देता है या फिर कोई किसी को मार देता है। वो बोलता है मैंने डिफेंस में मार दिया, उसने मुझे अटैक किया और मैंने डिफेंस में उसको मार दिया। ठीक है। या फिर मान लीजिए झगड़ा होता है, ठीक है, घर घर के बीच में झगड़ा होता है, तो उसने पहले मुझे अटैक किया इसलिए मैंने उसे अटैक किया, यानी कि कुछ अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन से बचने के लिए हम एक्सेप्टेबल रीजन देते हैं। ठीक है। तो इससे हम क्या बोलते हैं? तो रैशनलाइजेशन, रिप्रेशन, कॉम्पेंसेशन, प्रोजेक्शन। आंसर क्या हो जाएगा? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि मैं ऐसा कुछ रीजन दे रहा हूं कि जैसे एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल है। मैं रैशनलाइज ये करना चाहता हूं, अगर मैं मान लीजिए एग्जाम दे रहा हूं, एग्जाम में मेरा फेल आ गया है, मैं फेल हो गया हूं, तो फिर मेरा जो है ये अनएक्सेप्टेबल है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये पढ़ा नहीं, फेल हो गया। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? रैशनलाइज करूंगा, सिर्फ मैं फेल नहीं हुआ हूं, मेरे साथ और भी बहुत सारे फेल हुए हैं। ठीक है। रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे करने से दूसरों को लगेगा कि हाँ ये इसकी गलती नहीं है, बहुत सारे फेल हुए। ठीक है। तो ये है। और रिप्रेशन आपको पता ही है, कुछ चीज़ों को मतलब भुलाने की कोशिश करना। फिर कॉम्पनसेशन मतलब कि किसी एक चीज़ में अगर ध्यान नहीं लग रहा है कि दूसरी चीज़ में, जैसे कि कॉम्पनसेट करना मतलब आप मान लीजिए आईएएस की प्रिपेयर कर रहे थे, आईएएस क्लियर नहीं हुआ तो आप स्टेट पीसीएस कोशिश कर रहे हो, या फिर ऑफिसर ट्राई कर रहे थे नहीं हुआ तो क्लरिकल में आपने ट्राई किया। ठीक है। और यहाँ पे आपका हो गया, यानी कॉम्पेंसेट करो, यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे कोशिश करेंगे। प्रोजेक्शन मतलब कि आप दिखा रहे हो कि बहुत सारा रीजन हो रहा है, मतलब जैसे कि एग्जाम में आपका कुछ ये हो गया, मतलब एग्जाम में आपका अच्छा नहीं हुआ तो आप बोलोगे वहाँ पे मतलब मेरा ध्यान नहीं लग रहा था, तबीयत खराब थी, मतलब प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ बहाने देने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। जो फॉर्मूला है उसका जो फॉर्मूला वो किसने दिया था? इज गिवन बाय लुइस स्टर्मन, विलियम स्टर्न, एल्फ्रेड बिने, विलियम जेम्स। तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या है? MA अपॉन CA इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। वो किसने दिया था? इसका फॉर्मूला लुइस टर्मन ने दिया था। लुइस टर्मन ने फॉर्मूला दिया था। देखिए अच्छे से याद करिएगा, ये जो मेंटल एज है, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बिने ने दिया था, MA इसने दिया था। स्टर्न ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था, आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का कॉन्सेप्ट दिया था। टर्मन ने फॉर्मूला दिया था। ठीक है। तो ऐसे करके याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। In assessment of intelligence, Army Alpha test comes under which type of intelligence test? Army Alpha test किस प्रकार का इंटेलिजेंस टेस्ट माना जाता है? आर्मी अल्फा टेस्ट। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है। वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, यानी एक वर्बल है और ये ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। ठीक है। आर्मी अल्फा टेस्ट। आगे बढ़ेंगे।
द प्रिंसिपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिकवरी इन क्लासिकल कंडीशनिंग मीन्स, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपने पढ़ा होगा इवन पैवलोव का, ठीक है, जो डॉग वाला एक्सपेरिमेंट, वहां पे जो आपके जितने सारे प्रिंसिपल है उसमें से एक प्रिंसिपल है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी कि कुछ चीजें आप भूले नहीं हो, लेकिन जब आप बहुत दिनों के बाद देखते हो, जैसे आपने 10 साल पुराना आपका एक दोस्त मिला आपको रास्ते में, तो आपको सडनली याद नहीं आता है उसका नाम क्या है, लेकिन रिकॉल करते करते आपको सडनली याद आ गया, अरे हाँ इसका नाम तो मतलब मान लीजिए शुभम है, ठीक है, आपको याद आ गया स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, इसका मतलब आप कंप्लीटली नहीं भूले हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस से दूर हो गया है, लेकिन याद है, थोड़ा सा अगर हिंट भी मिल जाए ना तो फिर आपको याद आ जाएगा वो चीज, इसको हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोलते हैं। मतलब सेम काइंड ऑफ स्टिमुलस अगर आपको मिलता है तो आप उसको रिकॉल कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। इस प्रिंसिपल के अनुसार स्पॉन्टेनियस रिकवरी का क्या मतलब होता है? रिकवरी ऑफ लर्नड आइडियाज फ्रॉम ए सिमिलर स्टिमुलस, storage of learned ideas in memory, recovery of responses made earlier from a different stimulus, recovering the same stimulus। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर आप मैंने ऑलरेडी बता दिया इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिकवरी ऑफ लर्नड आइडियाज फ्रॉम अ सिमिलर स्टिमुलस। उसी तरीके का अगर आपको स्टिमुलस दिया जाए तो आप जो भी आप लर्न किए हो वो आपका रिकवर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस आर गिवन बाय थर्स्टन? देखिए एल थर्स्टन ने जो आपका इंटेलिजेंस थ्योरी दिया है उसके हिसाब से जो मतलब ग्रुप फैक्टर जो दिया है उसके हिसाब से कितने प्रकार के इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है बेसिकली। एल थर्स्टन को माना जाता है, लेकिन सर सिरिल बर्ट, मैंने ऑलरेडी ये आपको बताया था, सर सिरिल बर्ट एक्चुअल इसके जनक है। थर्स्टन ने इसको पॉपुलराइज किया था, ठीक है। 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इसने दिया था। नेक्स्ट है, हु हैज प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग? डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? थिंकिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, और एक होता है डाइवर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट मतलब मान लीजिए ये थिंकिंग है आपका, ये सीधा आप एक ही चीज सोच रहे हो, ठीक है, डीपली सोच रहे हो। और एक है डाइवर्जेंट, मतलब आप अलग अलग तरीके से इसको सोच सकते हो, ठीक है। डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग आइडियाज आपको आ सकते हैं। कन्वर्जेंट मतलब एक ही प्रकार का आइडिया, डीप अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये है कन्वर्जेंट, ये है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब कि हर एक चीज को अलग अलग तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो, अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से सोच सकते हो, ठीक है। अब ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का जो आइडिया है वो किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड, लुइस टर्मैन, सर सिरिल बर्ट, अल्फ्रेड बिनेट। आंसर हो जाएगा आपका जेपी गिलफोर्ड। और एक चीज याद रखेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है, ये मैंने अब बताया ना कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग किस में आता है? याद रखिएगा, क्रिएटिविटी में आता है। पूछा जाएगा इंटेलिजेंस इज विच टाइप ऑफ थिंकिंग? इंटेलिजेंस किस प्रकार का थिंकिंग है? वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है। इंटेलिजेंस है कन्वर्जेंट थिंकिंग, और क्रिएटिविटी है डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्योंकि जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं ना, वो एक ही चीज को बहुत डीपली समझ सकते हैं, बहुत डीपली एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन जो क्रिएटिव होते हैं वो एक ही चीज को अलग अलग प्रकार से सोच सकते हैं, क्रिएटिव पर्सन होते हैं वो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, द सेंस ऑफ मोरालिटी इज प्रेजेंट इन, सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से सेंस ऑफ मोरालिटी किस स्टेज में डेवलप होता है, या फिर किसको बोला जाता है? इद, ईगो, लिबिडो, सुपर ईगो? तो ये बहुत आसान सा आंसर है, सुपर ईगो है, ठीक है। इद जो है वो प्लेजर सीकिंग है, और ये नेगेटिव फोर्स होता है आपके अंदर, यानी कि एक जोश होता है कि मुझे करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईगो क्या करता है? सुपर ईगो और ईगो के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है। लिबिडो क्या है वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। व्हाट इज लिबिडो? अब ये जो लिबिडो क्या है, लिबिडो सिगमंड फ्रॉइड के थ्योरी में बोला गया है, सिगमंड फ्रॉइड ने इसको डिवाइस किया। सिगमंड फ्रॉइड क्या थ्योरी है मैंने बता दिया था ऑलरेडी, साइको एनालिटिक और साइको सेक्सुअल थ्योरी। इसमें लिबिडो का क्या मतलब है? सेक्सुअल ड्राइव, स्पिरिचुअल डिजायर, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग,
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये है आपका सेक्सुअल ड्राइव। लिबिडो इज योर सेक्सुअल ड्राइव, ठीक है। सेक्सुअल ड्राइव जो मतलब सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन पाने का जो ड्राइव होता है, जो इच्छा होती है, उसको हम लिबिडो बोलते हैं। और जो सिगमंड फ्रॉइड का थ्योरी है, पूरा का पूरा थ्योरी इसी लिबिडो के ऊपर आधारित है कि ये मतलब बोल रहे हैं कि बचपन से लेकर के मरने तक हम सिर्फ और सिर्फ हमारे सेक्सुअल ड्राइव को यानी सेक्सुअल इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए हमारा बिहेवियर रेगुलेट होता रहता है। तो ये लिबिडो का नाम दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रा टेंडेंसी इज व्हेन, मैंने बताया था इलेक्ट्रा टेंडेंसी, मैंने बताया था ना ओडिपस और इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा टेंडेंसी कब होता है? बॉय इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वुमेन, बॉय इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मदर, गर्ल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फादर, गर्ल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैन। तो ये सिंपल सा आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया था। ओडिपस में होता है बॉय इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मदर, और इलेक्ट्रा में होता है गर्ल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फादर, ठीक है। मतलब लड़की जो है, बेटी जो है, वो पापा के साथ ज्यादा घुलती मिलती रहती है, तो उन्हें फादर पसंद है, और बॉयज को मदर पसंद है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन वी मस्ट, यानी हमारे समाज में जो उनका व्यवहार है, लोगों का जो वर्ताव है टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन, उसको चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? समावेशी शिक्षा के लिए जो उनका सोच है उसको हम कैसे बदल सकते हैं? क्या करेंगे? क्रिएट स्पेशल स्कूल्स करेंगे, या फिर लुक आफ्टर ऑल इंक्लूसिव स्कूल्स, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, या ऑल ऑफ द अबव। जो सबसे सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए उनका अगर उनका जो नजरिया है, उनका जो सोच है, उससे अगर हमें बदलना है तो उनका जो अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, जागरण करना पड़ेगा। यानी जागरण का मतलब है उन्हें जागरूक करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, फिर जाकर के उनका एटीट्यूड चेंज होगा। स्पेशल स्कूल क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ स्पेशल स्कूल क्रिएट कर दोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि स्पेशल स्कूल इंक्लूसिव एजुकेशन में नहीं आता है। तो ये पॉइंट तो गलत हो ही गया। अगर ये पॉइंट गलत है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन को सिर्फ देखने से भी नहीं होगा, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल स्कूल में क्या होता है? स्पेशल स्कूल अगर कर रहे हैं तो फिर इंक्लूसिव क्यों चाहिए? इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बोल रहा है? स्पेशल स्कूल क्रिएट करो? नहीं, ये नहीं कहता है कि स्पेशल स्कूल क्रिएट करो। ये कहता है कि स्पेशल स्कूल कुछ नहीं रहेगा, सब जनरल स्कूल होगा, जहां पे सभी स्टूडेंट एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है? इम्पेयरमेंट रेफर्स टू एन इंजुरी और इलनेस विच कॉजेस एनी प्रॉब्लम्स, यानी जो इम्पेयरमेंट होता है, विकलांग होते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है कोई इंजरी होता है या फिर इलनेस होता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन होता है इम्पेयरमेंट रेफर्स टू बी एबल टू कंप्लीट अ टास्क विथ ईज। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि कोई काम को अच्छे से निभा पाना। इम्पेयरमेंट मीन्स एनी फिजिकल और मेंटल डिफेक्ट, congenital or acquired, preventing or restricting a person from participating on normal life। इम्पेयरमेंट का मतलब ये है कि कोई फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम है, या फिर जो कि कॉन्जेनिटल हो सकता है, यानी आपको अपने जीन से मिलता हो, या फिर अक्वायर्ड हो, आपने एनवायरमेंट से लिया है, जो कि एक पर्सन को, एक इंसान को नॉर्मल लाइफ जीने से रोक देता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कंप्लीटली ये आपको पता चल ही गया होगा। ये सिर्फ एक ही आंसर है जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं बताया गया। ये बोल रहा है इम्पेयरमेंट का मतलब है कि कोई काम को आसानी से कर दो। अगर कोई काम आसानी से हो जाता तो फिर ये इम्पेयरमेंट क्यों होता? इसलिए ये वाला आंसर गलत है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल क्राइसिस है, यानी कि किस स्टेज में कौन सा प्रॉब्लम अराइज होता है, ठीक है। तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलिए, इन्फेंसी में क्या होता है? इन्फेंसी में आपने पढ़ा होगा, इन्फेंसी में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जब आप बचपन में होते हो तो आप ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में होते हो, यानी आप जो बच्चा होता है वो सबके पास नहीं जाता है, वो सिर्फ उन्हीं के पास जाता है जिनमें उनका ट्रस्ट हो, ठीक है। देन एडोलेसेंस, एडोलेसेंस में क्या आ जाएगा? एडोलेसेंस में आप आइडेंटिटी या फिर रोल कंफ्यूजन, आप अपना आइडेंटिटी खोजने की कोशिश करोगे, या तो फिर आपका रोल कंफ्यूजन हो जाएगा। यंग एडल्टहुड में क्या हो जाएगा? आपका इंटीमेसी। यंग एडल्टहुड में आप किसी के साथ इंटीमेट रिलेशन रखोगे, या फिर सॉलिडेरिटी वर्सेस आइसोलेशन, या तो फिर आइसोलेट हो जाओगे। देन मिडिल एडल्टहुड में आप क्या करोगे?
जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, यानी कि आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जनरेटिविटी यानी कि किसी को मतलब अपने ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए आप जेनरियस हो जाओगे, यानी दयापूर्वक सबके साथ मिलोगे, या तो फिर स्टैग्नेशन यानी कि आप सबसे दूर चले जाओगे। ठीक है, मिडिलहुड। तो इसके हिसाब से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें से गलत कौन सा है, गलत है आपका सी, क्योंकि प्रिंसिपल प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ना कि स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया एक टॉय यहाँ पे अगर आप रख दो तो बच्चा क्या करेगा, पूरा का पूरा अपने आप को पूरा का पूरा वहां पे लेके जाएगा, हाथ पैर सब कुछ अपना लेके जाएगा यहाँ पे इसको पकड़ने के लिए। लेकिन जब जब धीरे धीरे ये बड़ा होता जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि ये टॉय को मैं सिर्फ अपने हाथों से भी उठा सकता हूँ, फिर वो हाथों से उठाएगा। यानी ये जनरल था, ये स्पेसिफिकली अपना बॉडी पार्ट यूज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है which of the following won or who of the following won a Nobel Prize for his pioneering work on learning theories। इनमें से किसको नोबेल प्राइज मिला था लर्निंग थ्योरीज पे काम करने के लिए, रॉबर्ट गैने, जेस ब्रूनर, लेव वाइगोट्स्की, इवान पावलोव। किनको मिला था, ये बहुत ही अच्छे से आपको पता है, इवान पावलोव को मिला था। ठीक है, किस फील्ड में मिला था, फिजियोलॉजी फील्ड में मिला था, फिजियोलॉजी फील्ड में मिला था। किस लिए मिला था, डॉग्स डाइजेस्टिव सिस्टम पे इन्होंने स्टडी किया था। ठीक है, इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम पर स्टडी किया था और इसके वजह से इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इनका जो थ्योरी का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। The responses which are followed by satisfying after effects tends to be learned। यानी अगर आप कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप क्लास में रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आंसर कर रहे हो, और उसके बाद आपको सेटिस्फाइंग आफ्टर इफेक्ट मिलता है, सेटिस्फाई करता है मतलब आपने कुछ रिस्पॉन्ड किया और टीचर आपको सेटिस्फाइंग इफेक्ट देते हैं, जैसे कि वेरी गुड आंसर ऐसे बोलते हैं। तो ये जो चीजें आप और भी ज्यादा लर्न करोगे। ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट क्लास में अगर कोई आंसर करता है और उसे टीचर बोलते हैं बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आपने किया, तो ये जो चीजें आप ज्यादा सीखने लगते हो। ठीक है, ये चीजें आपके दिमाग में रह जाते हैं हमेशा के लिए। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रिलेटिविटी। कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट है। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब होता है कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी जो लर्नर है वो रेडी होना चाहिए पढ़ने के लिए। एक्सरसाइज क्या होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे, यूज करोगे, उतना ज्यादा बढ़ेगा आपका रिस्पॉन्स, मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट होता है अगर आपको रिवॉर्ड मिलता है, पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा दिमाग में। अगर नेगेटिव मिलता है यानी पनिशमेंट मिलता है तो फिर ये दिमाग से चला जाएगा। ठीक है, जो चीजें आपको रिवॉर्ड देते हैं वो आपके साथ हमेशा के लिए रहते हैं, जो पनिशमेंट देता है वो दिमाग से चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज गिवन द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग, सामाजिक शिक्षण का थ्योरी किसने दिया था, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, अल्बर्ट बंदूरा, वॉटसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अल्बर्ट बंदूरा ने इसको दिया है, सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पैवलोव एंड स्किनर बिलोंग्स टू, पैवलोव और स्किनर ये किस फील्ड को बिलोंग करते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, जेस्टर्ड साइकोलॉजी। तो इसका आंसर है बिहेवियरिज्म। ठीक है, ये बिहेवियरिज्म को बिलोंग करते हैं, दोनों के दोनों बिहेवियरिस्ट हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि बिहेवियर को कैसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कंडीशन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, ये जो एमसीक्यूज हैं ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सीटेट हो गया, केवीएस हो गया, आपका नेट हो गया, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए ज़रूरी है। जो भी हमारे चैनल में नए हैं, जो भी चैनल को देख रहे हैं, अगर ऐसा ही प्यार देते रहें तो हम और भी वीडियोज़ लाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज का कोटेशन, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, यू विल कम अप श्योरली।
लाइफ एक रोलर कोस्टर जैसा होता है, जो कि ऐसे नीचे से जाता है, फिर ऊपर, फिर नीचे आता है, तो फिर ऊपर जाता है। यानी कि आप यहाँ पे हो, अगर आप डाउन हो तो आप फील मत कीजिए कि आप डाउन ही रहोगे, ये ज़रूर ऊपर आएगा, और जो ऊपर है वो नीचे भी आएंगे, लेकिन फिर एक बार ऊपर भी जाएंगे। दैट मीन्स यू विल कम अप श्योरली। Thank you for watching this video. Subscribe the channel and like the session if this class seems helpful to you. Thank you again.